ओके स्टूडेंट्स, तो ये एग्जांपल नंबर 8.1 है, चैप्टर नंबर 8 की। इसकी स्टेटमेंट है बेसिकली कि फाइंड द टेम्परेचर एट विच द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज़ 2 टाइम्स इट्स वेलोसिटी एंड 10 डिग्री सेल्सियस। सो बेसिकली हम लोगों ने वो टेम्परेचर फाइंड करना है जहाँ पर जो गिवन टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस है। तो 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो स्पेसिफिक वेलोसिटी की वैल्यू है वो डबल हो जाए, ऐसा टेम्परेचर हम लोगों ने फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपना गिवन डेटा हम लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन डेटा में 10 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर था उसको हमने टी नॉट का नेम दिया है और हमने उसको सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो 10 डिग्री सेल्सियस में 273 को ऐड अप करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा जी केल्विन में। अब हमने जो टेम्परेचर फाइंड करना है जिस पे वेलोसिटी की वैल्यू डबल हो जाती है वो उस वैल्यू के जो 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर प्रेजेंट है, तो हमने उसको नेम दे दिया कि सपोज कर ले कि वो के इक्वल है। तो ये जो लाइन है ये आप चाहें तो इस टी इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क के ऊपर भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। सो लाइन कुछ इस तरह से है कि सपोज एट टी डिग्री केल्विन या द वेलोसिटी इज 2 टाइम्स इट्स वैल्यू एट 283 केल्विन। ओके, सो अब ये जो एक्सप्रेशन है ये आप लोग स्पीड ऑफ साउंड के जो हम लोगों ने एक्सप्रेशन निकाला था, जिस टॉपिक में हम लोगों ने एक फाइनल एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था, ये वही वाला एक्सप्रेशन है। आप लोग रिकॉल कर सकते हैं वो टॉपिक को ओपन करके, बल्कि कर लीजिएगा रिकॉल। उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है कि इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। अब यहाँ पे वी नॉट जो है ये वो वेलोसिटी है जो कि 283 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर हमें अचीव कर रही है। तो हम पहले टी नॉट की जगह हम वैल्यू पुट करते हैं 283 केल्विन, और वी नॉट की तरह वी नॉट टी नॉट बहन भाई हैं, तो जिस तरह से टी नॉट 283 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 283, उसकी सबस्क्रिप्ट में नॉट की जगह 283 को हम डिनोट कर देंगे बेसिकली। और अब क्या रह गया अननोन वी टी और केल्विन टेम्परेचर टी। सो अब हमें जहाँ तक बात रही वेलोसिटी एट केल्विन टेम्परेचर टी, तो हम लोग को इस स्टेटमेंट में ही पता है कि वो वेलोसिटी जो है वो 2 टाइम्स होनी चाहिए उस वेलोसिटी के जो कि हमें 283 या 10 डिग्री सेल्सियस या 283 केल्विन के ऊपर जो वेलोसिटी अवेलेबल है उसका 2 टाइम्स होनी चाहिए हमें हमारे पास वी टी वेलोसिटी। तो बेसिकली हमने उसी को कुछ मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है और उसकी वैल्यू को वी टी में सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है कि ये दोनों एक्सप्रेशन के ऊपर नीचे बिल्कुल सेम हो गए तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास सिंपल 2 बचेगा। इसको हमने स्क्वेयरिंग और बोथ साइड्स करना है। ठीक है, जब हम बोथ साइड्स के ऊपर स्क्वेयर लेंगे तो 2 जो है वो 4 में कन्वर्ट हो जाएगा और टी ओवर 283 केल्विन के ऊपर जो अंडर रूट था वो जो है वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखना है। ठीक है, और सिंपल से स्टेप्स है, हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी 1132 केल्विन। अब ये जो टेम्परेचर की वैल्यू आई है केल्विन में, हमने नेक्स्ट क्या करना है कि इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो केल्विन से जब सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो कुछ भी नहीं करना है, जस्ट 273 को सब्सट्रैक्ट कर देना है 1132 में से, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो सेल्सियस में आएगी। सो ये था एग्जाम्पल नंबर 1। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। Okay, this is our example number 2. A tuning fork A produces 4 beats per second with another tuning fork B. It is found that by holding B with some wax, the beat frequency increases to 6 beats per second. If the frequency of A is 32 Hz, determine the frequency of B when loaded. So, इसको अब मैं ज़रा easy form में आप लोगों को describe करके बताती हूँ कि वो क्या कह रहा है। बेसिकली वो कह आप लोगों ने अगर बीट्स वाला टॉपिक का लेक्चर अटेंड किया था तब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज़ मुश्किल है। तो जिन स्टूडेंट्स ने क्लास अटेंड की थी उनके लिए काफ़ी इजी होगा ये। तो लेट मी एक्सप्लेन। उनके अकॉर्डिंगली हमारे पास 2 ट्यूनिंग फॉक्स हैं, एक का नेम ए है और दूसरे का नेम बी है। सो एक का नेम ए है, दूसरे का नेम बी है, और हर एक इंस्ट्रूमेंट की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। तो ए ट्यूनिंग फॉक की जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ ए है और बी ट्यूनिंग फॉक की जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ बी है। ठीक हो गया। और हम लोगों ने जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इस टॉपिक में ये फॉर्मूला पढ़ा था कि नंबर ऑफ़ बीट्स को फाइंड करने के लिए ग्रेटर फ्रीक्वेंसी में से स्मॉलर फ्रीक्वेंसी को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ बीट्स मतलब कि एन आ जाता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर वो हमें बता रहा है कि अगर हम ट्यूनिंग फोक ए प्रोड्यूस करता है 4 बीट्स पर सेकंड, जब हम मतलब कि जब ट्यूनिंग फोक 1 और बी को एक साथ हम ऑपरेट करवाते हैं तो हमारे पास इन दोनों के रिजल्टेंट जो एक साउंड मिलता है उसमें 4 बीट्स होती हैं। तो हमने जो एक्सप्रेशंस था, ठीक है, ग्रेटर फ्रीक्वेंसी में से स्मॉलर फ्रीक्वेंसी को माइनस करके जो नंबर ऑफ़ बीट्स हमें मिल रही हैं इन दोनों ट्यूनिंग फोक्स को एक साथ प्ले करके वो 4 है। ठीक है, अब हम लोगों ने ये स्टडी किया था कि अगर किसी ट्यूनिंग फॉक में हम लोग को वैक्स को ऐड कर दें तो वो जो
उसकी फ्रीक्वेंसी में एक डिक्रीमेंट आता है, उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर कुछ इस तरह से बताया गया है आपके न्यूमेरिकल में, हम लोगों ने बेसिकली अपने जो हमारे नॉलेज है उसको थोड़ा सा अपने न्यूमेरिकल के साथ ट्यून करना होता है। तो हम लोग उसी स्टेटमेंट के साथ चलेंगे जो कि आपके न्यूमेरिकल में डिनोटेड है, और वो यही है कि जब हम लोग ट्यूनिंग फॉर्क बी को लोड कर देते हैं सम वेक्स के साथ, तो जो नंबर ऑफ़ बीट्स हमें मिल रहे हैं वो 6 हो जाते हैं, मतलब कि फ्रीक्वेंसी अप टू सम हाउ इंक्रीज़ कर जाती है, ठीक है। अब बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर जाती है, दोनों को जब इकट्ठे ऑपरेट करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ़ बीट्स जो है वो 4 से इंक्रीज़ करके 6 हो जाते हैं। 2 कंडीशंस पता चली, हमने ए और बी को एक साथ ऑपरेट करवाया, नंबर ऑफ़ बीट्स 4 थी। जब हमने वेक्स को इंट्रोड्यूस करवाया उन दोनों में से किसी एक ट्यूनिंग फॉर्क में, फॉर एग्जांपल बी में हमने जब वेक्स को इंट्रोड्यूस करवाया तो क्या हुआ कि जो अब नंबर ऑफ़ बीट्स हैं वो 6 हो गए हैं। ये आपके स्टेटमेंट में डिनोटेड है, हमें वहाँ से पता चल गया। स्टेटमेंट में ट्यूनिंग फॉर्क ए की फ्रीक्वेंसी भी गिवन है और उन्होंने कहा है कि बी की फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करो। तो ये थ्योरी से निकल कर जब हम लोग इसकी न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर आते हैं तो हमारे पास N1 क्या है 4 और N2 क्या है 6। N1 कब रिसीव हो रहा है, जब दोनों ट्यूनिंग फॉर्क्स ऑपरेट कर रहे हैं और नंबर ऑफ़ बीट्स हमारे पास 4 हैं, और N2 हमें तब अचीव हो रहा है जब 2 ट्यूनिंग फॉर्क्स ऑपरेट कर रहे हैं और नंबर ऑफ़ बीट्स हमारे पास 6 है आफ्टर एडिंग वेक्स। आप लोगों ने बस N1 इज़ इक्वल टू 4, N2 इज़ इक्वल टू 6 को लिखना है। ये जो मैंने डेटा लिखा है ये आप लोग को समझाने के लिए लिखा है, इसको न्यूमेरिकल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। एफ ए की वैल्यू लिखने जो गिवन है, अब फाइंड आउट करना है एफ बी को। अच्छा, अब बेसिकली यहाँ पे मैंने वही न्यूमेरिकल फार्मूला यूज़ किया है जो आपकी बुक के अंदर गिवन है। यहाँ पर अब मैं इसको स्लाइड सा लिख पे देती हूँ, एफ ए माइनस एफ बी इज़ इक्वल टू एन। ये बेसिकली हमारे पास जनरल फार्मूला है। अब क्योंकि हम लोग इसमें, उन लोगों ने हमें कहा है कि बी की फ्रीक्वेंसी तब फाइंड करो जब उसमें वेक्स ऐड हो चुकी है, तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे कि हम लोग जो है ना प्रॉपरली इसको सारा सॉल्व आउट करेंगे। हम पहले इस वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंगली इसको यूटिलाइज़ करते हुए फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे बी की जब उसमें वेक्स ऐड नहीं हुई, ठीक है। तो उसके लिए हमने इस वाली इक्वेशन को लिखा, नंबर ऑफ़ बीट्स 4 है, यहाँ पर एफ ए की वैल्यू को पुट किया और इसको जब हम लोगों ने रीअरेंज करके लिखा तो हमारे पास 320 प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू एफ बी आया। अब ये जो प्लस माइनस का साइन है इसका मतलब है कि 1 टाइम 4 इसमें ऐड हो रहा है, 1 टाइम 4 इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये एन जो है बेसिकली प्लस माइनस के साथ आता है, ठीक है। वो नहीं, हमें नहीं स्पेसिफिकली पता कि वो ऐड हो रहा है या वो माइनस हो रहा है। तो हम लोगों को प्लस माइनस साइन है, हम लोग अपनी दिमाग से उस सिचुएशन को एनालाइज करके डिसाइड करेंगे कि आइदर वी वांट दिस आंसर या हमें ये वाला आंसर चाहिए, ठीक है। तो ये हमने खुद से इसको फाइंड आउट करना है। फिलहाल हमने थ्रू द प्रॉपर चैनल चलना है, हमने पॉजिटिव नेगेटिव का साइन यूटिलाइज़ किया। अब आइदर एडअप होगा, आइदर वो सब्ट्रैक्ट होगा। एडअप करके हमारे पास आंसर आया 324 और सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आंसर आया 316, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास 2 आंसर्स आए हैं। अब इसमें से कौन सा आंसर ज़्यादा प्रेफरेबल है, तो बेसिकली स्टूडेंट्स क्या होता है कि नॉर्मली तो यही होता है कि जब हम लोग बीट को उसमें मतलब कि एडअप करवाते हैं, तो वैक्स को एडअप करवाते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ करती है, ठीक है। तो इन दोनों में से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो 316 है। तो 316 वो वैल्यू है जो कि बी की फ्रीक्वेंसी है जब अभी हमने ओरिजिनली बी की फ्रीक्वेंसी है जब हमने कोई वैक्स ऐड नहीं करा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी व्हेन लोडेड, मतलब जब वैक्स ऐड कर दिया तो ज़ाहिर है उसके लिए ये वाली इक्वेशन थी जो हमने पहले बना के रखी हुई थी, उसको हमने यहाँ पे यूटिलाइज़ करवाना है। अच्छा जी, इसमें 320 की वैल्यू पुट की, एफ ए की वैल्यू है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने इस 6 पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ ले आई हूँ और एफ बी को मैं यहाँ ले गई हूँ। आइदर 6 ऐड होगा, आइदर 6 सब्ट्रैक्ट होगा। जब 6 ऐडअप हो रहा है तो हमारे पास आंसर है 326 और जब जो है वो 6 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो हमारे पास आंसर आ रहा है 314, ठीक हो गया। अब हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है कि 326 और 314 में से कौन सा आंसर हमारा करेक्ट है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसी आंसर को फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने 2 रिलेशंस निकाले थे। एक तब निकाली है एफ पी की वैल्यू जब हमने उसमें वैक्स ऐड नहीं की, और एक तब निकाली है एफ पी की वैल्यू जब उसमें हमने वैक्स ऐड किया। तो अब इसको ध्यान से सुनो। अब क्वेश्चन में उन लोगों ने कहा है कि बीट फ्रीक्वेंसी जो है जब हम दोनों ट्यूनिंग फॉर्क में से किसी एक को लोड कर दिया तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ी और हमें नंबर ऑफ़ बीट्स 4 की बजाय 6 मिलना स्टार्ट हो गए। इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से एफ पी की वैल्यू वो होगी जिसमें इंक्रीज़ हो सकता हो। अब आप लोग एक बात नोटिस करो, 320 वैल्यू ये है, ठीक है। अब
320 में से 324 को माइनस करो, मतलब 324 में से 320 को माइनस करो तो आंसर 4 आएगा। 320 में से 316 को माइनस करो तो आंसर 4 आएगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि 4 का ही डिफरेंस आ रहा है इन दोनों में। ठीक है, और दो चीज़ों में जब 4 का डिफरेंस आ रहा है तो वो हमारे पास नंबर ऑफ नोट्स हमें 4 दे रहे हैं, दोनों केसेस में 4 मिल रहे हैं। लेकिन जो 316 वाली वैल्यू है ना, ये वो वैल्यू है जिसमें इंक्रीमेंट हो सकता है, मतलब ये मज़ीद बढ़ सकती है इसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लेकिन 324 में डिक्रीमेंट ही होगा, इंक्रीमेंट नहीं होगा। इस वजह से हमने यहाँ पर ये सिलेक्ट किया और यहाँ पर हम लोगों ने 314 को सिलेक्ट किया, मतलब यहाँ पर भी हमने स्मॉलर वैल्यू को सिलेक्ट किया। ठीक है, बी की वैल्यू के लिए स्मॉलर वैल्यू को सिलेक्ट किया, यहाँ पर भी बी की वैल्यू के लिए स्मॉलर वैल्यू को सिलेक्ट किया, बिकॉज ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करना है। एफ बी को फाइंड आउट कर रहे हो तो स्मॉलर वैल्यू ही होगी ना। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या है, नंबर ऑफ बीट्स इज इक्वल टू ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, सब्ट्रैक्ट करो माइनस स्मॉलर फ्रीक्वेंसी को। समझ आ रही है बात? तो आप लोगों ने रिजल्ट में क्या लिखोगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड ट्यूनिंग फोक क्या है, एफ बी इज इक्वल टू 314 हर्ट्स। ओके, अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारे न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट ये है कि एग्जाम्पल नंबर 3 है कि आ स्टील वायर हैंग्स वर्टिकली फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट सपोर्टिंग अ वेट ऑफ 80 न्यूटन एट इट्स लोअर एंड the diameter of the wire is 0.50 millimeter and its length from the fixed point to the weight is 1.5 meter. Calculate the fundamental frequency emitted by the wire when it is plugged. अब इस पूरी स्टेटमेंट से आपको पहले ही बात ही पिकअप करनी चाहिए कि ये टॉपिक कौन सा है, ये कौन से टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। ये टॉपिक है हमारा ये वाला, स्ट्रेच का स्ट्रिंग का जिक्र आ रहा है। तो स्ट्रेच स्ट्रिंग कौन से टॉपिक में पढ़ा था, स्टेशनरी वेव इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। हम लोगों ने स्ट्रेच स्ट्रिंग को स्टेशनरी वेव इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग वाले टॉपिक में पढ़ा था। तो जितने न्यूमेरिकल फार्मूलाज यूटिलाइज होंगे आपको अजबर याद होने चाहिए इस चैप्टर के सारे फार्मूलाज। ठीक है, हर चैप्टर के फार्मूलाज आपको आने चाहिए। ठीक है, उसके मेन एक्सप्रेशन बेसिकली आपको आने चाहिए। तो अब आप लोगों को यहाँ से टॉपिक देख के अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि स्ट्रेच स्ट्रिंग की बात हो रही है तो ये टॉपिक कौन सा है, इस पर कौन से न्यूमेरिकल फार्मूलाज हमने डिराइव किए तो वही हमने यहाँ पे यूटिलाइज़ करने हैं। ठीक हो गया। अब डेटा के ऊपर आए, हम लोगों ने वेट दिया है 80 न्यूटन। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैं इस वाला इसको आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि हो क्या रहा है। हमारे पास एक वेट है, हम लोगों के पास एक स्टील की वायर है कुछ इस तरह से, जो कि एक फिक्स एंड के साथ अटैच है और हम लोगों ने उस वायर के साथ एक वेट को अटैच कर दिया। ठीक है, अब वेट कितना है, 80 न्यूटन। यहाँ पे आप लिख लो बेशक 80 न्यूटन उसका वेट है। और डायमीटर ऑफ द वायर, ये जो वायर है इसका जो डायमीटर है, ठीक है, वो कितना है, 50 न्यूटन। तो पहले वेट को मेंशन करो, 80 न्यूटन वेट हो गया, डायमीटर 0.50 मिलीमीटर है बेसिकली। अब इस 0.50 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 के बाद -3 के साथ मल्टीप्लाई करना है आपने। और लेंथ, ये जो वायर है जिसके साथ ये वेट अटैच्ड है, इस लेंथ की जो इस वायर की जो लेंथ है वो क्या है, 1.5 मीटर। तो ये ऑलरेडी मीटर में, तो हमें इसे किसी चीज़ में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट दी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल बुनियादी फ्रीक्वेंसी होती है, जो पहली फ्रीक्वेंसी होती है ना उसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अच्छा जी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना। इस टॉपिक में अगर आप देखोगे स्ट्रेच स्ट्रिंग वाले टॉपिक में तो पता चलेगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला कुछ इस तरह से गिवन है। ठीक हो गया। अब इस फार्मूला में जो एफ है ये टेंशन है। ठीक है, इसको हम टेंशन भी बोल सकते हैं, इसको हम वेट भी बोल सकते हैं। बेसिकली एफ इज़ इक्वल टू डब्ल्यू। ये जो, अच्छा, मैंने इस टॉपिक में जो येलो कलर का एरिया है, आपने जस्ट उसी को याद करके अपने पेपर में लिखना है, बाकी इन्फॉर्मेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है वहाँ पे। ठीक है, जस्ट बेसिक चीज़ें जो मैंने हाईलाइट की हैं आपने उसको लिखना है। ऑब्वियसली ये वाला पोर्शन तो आएगा ही आएगा, मैंने इसमें से इन लाइंस में से इनको सिलेक्ट किया और ऑन द होल मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमने F1 को फाइंड आउट करना है। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ F1। यहाँ पर जो हमारा F है ये टेंशन की इक्वल है। बेसिकली F वो जो डाउनवर्ड फोर्स है जो एक्ट कर रही है नीचे की तरफ, तो ये वो वेट है, वेट ही फोर्स इस टाइम हमें लगा रहा है। और वेट उन लोगों ने दिया भी न्यूटन में है, मतलब कि न्यूटन किसका यूनिट होता है, फोर्स का। तो यहाँ पर जो F है वो बेसिकली इस वेट की वैल्यू है क्योंकि ये वेट हमें न्यूटन में गिवन है। ठीक हो गया। अब एल भी हमारे पास गिवन है, हमारे पास एम नहीं है, तो हमने बेसिकली एम को फाइंड आउट करना है। तो एम के लिए आप यहाँ पर आओ, एम मैस बेसिकली डेंसिटी को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास मैस आ जाता है। ये आप लोगों ने अगर ये वाला फॉर्मूला पढ़ा हो, ठीक है, तो यहाँ पर ये रो डेंसिटी है और ए जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इन दोनों का बस से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास मैस की वैल्यू आ जाएगी। अब इसी न्यूमेरिकल में आपको डेंसिटी ऑफ द स्टील वायर पहले से गिवन होगी। ठीक है,
तो डेंसिटी ऑफ द स्टील वायर तो उन्होंने पहले से ही हमें डेटा में दी, बेशक लिख लो, इसको भी यहाँ पे लिख लो कि डेंसिटी ऑफ द स्टील वायर क्या है। ठीक हो गया। अब उसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब आर हमारे पास रेडियस नहीं, तो रेडियस किस तरह से बेसिकली हमारे पास आएगा, डायमीटर को 2 पे डिवाइड कर दो तो रेडियस आ जाता है। तो रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट की, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर में पुट की 3.14 पाई की वैल्यू, और आर में उसकी वैल्यू को पुट कर दिया हम लोगों ने, तो हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में मास को फाइंड आउट करने के लिए डेंसिटी की वैल्यू जो यहाँ पे गिवन है इसको डिनोट करना है, और इस एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर की वैल्यू को डिनोट करना है, और इन दोनों को आपस से मल्टीप्लाई करवा के जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा ये हमारे पास मास होगा। वेट मैंने आपको पहले ही पता था कि वेट जो है वो 80 न्यूटन है। ठीक है, तो अब आप चाहो तो आप बेसिकली इसको डायरेक्टली लिख लीजिएगा। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं था यूनिट्स में कन्वर्ट करने की, बिकॉज काम ठीक होना चाहिए, यूनिट से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। फाइनल यूनिट ज़रूर लिखना है आपने लास्ट रिजल्ट का। अच्छा जी, उसके बाद ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसमें 2 एज इट इज़, एल की वैल्यू सब्सिट्यूट की, एफ की वैल्यू सब्सिट्यूट की, एम की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया उसको सब्सिट्यूट किया, इनको सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, और हमारे पास आंसर आ गया 76। ये पर सेकंड में आंसर है, इसको हर्ट्स भी कहते हैं। बेसिकली फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्स होता है। ठीक है, तो हर्ट्स को आपने इसको डायरेक्टली लिख लो 76 हर्ट्स, और हमारे पास ये आंसर आ गया इस पूरे न्यूमेरिकल का। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, अ पाइप हैज़ अ लेंथ ऑफ 1 मीटर। तो आपने लिखना है अपने डेटा में, बिकॉज न्यूमेरिकल में उतनी डिटेल में नहीं लिखा होता, डेटा के हेडिंग के लिखना है कि लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर। डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल एंड द फर्स्ट 2 हार्मोनिक्स। अब वो कह रहा है फंडामेंटल और फर्स्ट 2 हार्मोनिक्स, बेसिकली अपने 3 फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी है। फंडामेंटल होगी 1 और फर्स्ट 2 हार्मोनिक्स मतलब नेक्स्ट फर्दर 1 के बाद 2 3 जो भी है। ठीक हो गया। 2 कंडीशंस में फाइंड आउट करनी है, इफ़ द पाइप इज़ ओपन एट बोथ एंड्स, इफ़ द पाइप इज़ क्लोज्ड एट वन एंड। ठीक हो गया। अच्छा जी, पहली कंडीशन के लिए जब पाइप जो होता है ना वो एट बोथ एंड्स ओपन होता है, तो जो एफ एन का जनरल फार्मूला हमने डिराइव किया था, आपने बेसिकली इसी फार्मूला को याद रखना है, बाकी इतनी एक एक को याद रखने की बजाय मेन फार्मूला याद रख लिया करो और फंडामेंटल का फार्मूला याद रख लिया करो। तो इस वाले फार्मूला को अगर हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए लिखेंगे तो एन क्या हो जाएगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए एन 1 हो जाएगा। इसी फार्मूला में एन जहाँ पर भी है उसको 1 कर दो, तो एफ एन एफ 1 हो जाएगा, और एन वी जो है बेसिकली वो खाली वी रह जाएगा, और 2L। अच्छा जी, अब यहाँ पर एन की जगह 1 है, वी की जगह वेलोसिटी और स्पीड ऑफ साउंड उन लोगों ने हमें गिवन है। आपके न्यूमेरिकल में वैसे 332 यूज़ करते हैं, लेकिन जो आपके न्यूमेरिकल में उन लोगों ने आपको दी होगी आपने वही यूज़ करनी है। अगर याद रख लो जुबानी के 332 होती है, अगर इन केस के ना दी हो आप लोगों को तो आप लोगों को वैसे आती हो। ठीक है। अच्छा जी, 1 × 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया, और लेंथ की वैल्यू को सब्सिट्यूट किया तो आंसर आ गया हमारे पास हर्ट्स में। सेकेंड फर्स्ट 2 हार्मोनिक्स को फाइंड करने के लिए F2 और F3 को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो N2 के लिए हम लोगों ने इसको इस वाली एक्सप्रेशन को अरेंज किया है। ठीक है। अच्छा, बेसिकली इस वाले एक्सप्रेशन को अरेंज कर लो या ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो कि Fn इज इक्वल टू NF1, एक ही बात है, आंसर सेम आएगा। वो कैसे, बेसिकली इसको आप कर लेते हैं F2 इज इक्वल टू 2V/2L। ठीक है, या सिंपल ये करो कि अब फंडा F1 की वैल्यू को फाइंड करना है प्रॉपर फार्मूला, और नेक्स्ट ये करना है कि इसमें लिखो F2, N की जगह 2 लिख दो और यहाँ पर भी 2 लिख दो, तो F1 की जो वैल्यू आंसर आया हुआ है उसकी वैल्यू को सब्सिट्यूट कर दो, जैसे इन लोगों ने किया हुआ है। ठीक है, और इस वैल्यू को दोबारा N3 के लिए लिखा है, तो यहाँ पे बन गया Fn3F1 और उसको हमने यूटिलाइज कर लिया। अच्छा जी, अब बात आ रही है कि इफ़ द पाइप इज़ क्लोज्ड एट वन एंड। अब क्लोज्ड अगर वन एंड होता है तो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में फॉर्मूला आ जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना, यहाँ पे 2L से डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे 4L से डिवाइड होगा। ठीक है, अब इसको फर्स्ट है। अच्छा, अब एक बात जो कभी गलती नहीं करनी है, जिसका खास ध्यान रखना है कि जब इफ़ द पाइप एक एंड से जब क्लोज होता है ना, तो हम लोगों के पास सिर्फ ऑड नंबर्स होते हैं, मतलब एन की वैल्यू 1 3 5 ऑड में हो गई। ठीक है, लेकिन अगर दोनों साइड से ओपन होगा तब वैल्यू ऑड इवन दोनों होगी, लेकिन जब जस्ट एक साइड से बंद होगा जैसे कि हमारे सेकंड केस में, तो वैल्यू जस्ट ऑड होगी। ठीक है, नॉट इवन। तो 1 3 5, तो पहले फंडामेंटल के लिए 1, उसके बाद 3 और उसके बाद 5। ठीक हो गया, ये अप टू सो ऑन चलता रहेगा। यहाँ पर भी फॉर्मूला यही वाला यूज़ करना है। ठीक है, लेकिन जब बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड हार्मोनिक की, जिसमें एफ सेकंड हार्मोनिक के लिए ये वैल्यू देखो, फर्स्ट हार्मोनिक के लिए 1, सेकंड हार्मोनिक के लिए 3 और थर्ड हार्मोनिक के लिए 5 एन की वैल्यू। समझ रहे हो बात को, इसी तरह से करते रहना तो आंसर आ जाएगा। ये आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थी। अब आप लोगों के जो एग्जांपल्स के अलावा जो रियल न्यूमेरिकल्स हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करके कवर तो मैं सेंड करती हूँ।